तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं स्विच का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग पहले बोल सकते हैं स्विच इज ए लेयर टू ओएसआई लेयर टू डिवाइस। ये ओएसआई का लेयर टू का डिवाइस है, जैसे राउटर लेयर थ्री डिवाइस था, ये लेयर टू डिवाइस है। स्विच makes its forwarding decision based on MAC addresses। स्विच जब किसी डेटा को फॉरवर्ड करता है तो वो किसके ऊपर बेस करके फॉरवर्ड करता है? मैक एड्रेस के ऊपर बेस करके फॉरवर्ड करता है। तो जैसे राउटर आईपी एड्रेस के बेस पर फॉरवर्ड करता है, वैसे स्विच मैक एड्रेस के बेस पर फॉरवर्ड करता है। स्विच स्टोर्स द मैक एड्रेसेस इन ए टेबल। इसको क्या कहा जाता है? मैक टेबल या मैक एड्रेस टेबल भी कहते हैं, या कैम टेबल भी कहते हैं। कैम का मतलब है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल। जी। By default, all the switch ports in operate in full duplex mode। बाय डिफॉल्ट सारे स्विच पोर्ट फुल डुप्लेक्स मोड पे ही काम करता है। जी। और क्या कह सकते हैं हम? बाय डिफॉल्ट स्विच is a single broadcast domain। सर, इसमें एंड यूजर सिक्योरिटी फीचर से होगा क्या? हाँ, वो है। बाय डिफॉल्ट स्विच इज ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसका जी। मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर स्विच में एंड यूजर कनेक्ट रहते हैं, स्विच में एंड यूजर कनेक्ट रहते हैं, तो अगर किसी एंड यूजर से कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम स्विच के पास आएगा तो वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम बाकी सारे एंड यूजर के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर किसी एंड यूजर से स्विच ने कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव किया तो वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम स्विच बाकी सारे एंड यूजर को फॉरवर्ड कर देंगे। और ये जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, इट इज known as VLAN 1। By default, every switch port switch is a switch provides per port कॉलिशन डोमेन। हम लोगों ने पढ़ के आया है CSA में CD, उसमें देखा था कि हब में क्या जी। होता है, एक सिंगल कॉलिशन डोमेन होता है।
चाहे जितने भी पोर्ट्स हो हब में, एक सिंगल कॉलिशन डोमेन होता है हब में। लेकिन स्विच में कॉलिशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि स्विच में पर पोर्ट कॉलिशन डोमेन है और स्विच का हर एक पोर्ट बाय डिफॉल्ट फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। बाय डिफॉल्ट switch prevents layer 2 loop by using STP। अगर लेयर 2 में कोई लूप होगा तो वो स्विच, हर एक चीज को स्विच बाय डिफॉल्ट उसको प्रिवेंट करेगा। कैसे? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज करके। A switch port can be either an access port or a trunk port। एक स्विच पोर्ट आइदर एक्सेस पोर्ट होगा या तो ट्रंक पोर्ट होगा। सर ट्रंक पुट। आएंगे अभी। ओके। जब स्विच हम लोग का खत्म होगा तब ये सारे पॉइंट्स हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके, जी जी सर। तो देखो एक डिवाइस कैसे काम करता है ये जानने के लिए हम लोग को डिवाइस को काम देना पड़ेगा। हम लोग को डिवाइस को काम देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि ये डिवाइस कैसे काम कर रहा है। अदरवाइज तो हम लोग नहीं जानेंगे। हमको जॉब में रिक्रूट किया गया है, तुमको जॉब में रिक्रूट किया गया है, अमित को जॉब में रिक्रूट किया गया है। जब तक कंपनी काम नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि तुम लोग हम लोग कैसे काम करते हैं। तो स्विच को भी काम देना जी। पड़ेगा, जी सर। तब जाके पता चलेगा स्विच कैसे काम कर रहा है। तो ये एक स्विच है, इस स्विच से हम लोग 4 एंड यूजर कनेक्ट करेंगे। स्विच के 4 पोर्ट से 4 एंड यूजर हम लोग कनेक्ट करेंगे कॉपर केबल यूज़ करके, यूटीपी केबल यूज़ करके। तो ये 4 जो पोर्ट हम लोग स्विच का यूज़ करेंगे, इसका ऐसा रहेगा F0/1, सॉरी FA0/2, FA0/3 और FA0/4। हम लोग राउटर के टाइम पे पढ़ के आए हैं कि हर एक इंटरफेस का एक यूनिक आईडी होता है। FA मतलब फास्ट इथरनेट, मतलब 100 Mbps का पोर्ट है, और 0/1 का मतलब है 0 है स्लॉट नंबर, और स्विच का पोर्ट नंबर स्टार्ट होता है 1 से। राउटर में हम लोग देखे हैं राउटर का पोर्ट नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0/0 से। तो ये एक डिफरेंस है स्विच और राउटर के बीच। तो ये जो 4 एंड यूजर है इसके पास 2 आइडेंटिटी है। एक तो इसका आईपी एड्रेस,
दूसरा इसका मैक एड्रेस। सपोज इसका मैक एड्रेस ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। मैक एड्रेस के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ मैक एड्रेस। तो मैंने क्या कहा, स्विच कैसे काम करता है देखने के लिए स्विच को कुछ काम देना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं PC1 से PC4 को पिंग करूँगा। PC1 से PC4 को पिंग करूँगा, तो पिंग का पैकेट भाया स्विच ही जाएगा PC4 के पास। तब मुझे हम लोग को पता चलेगा स्विच कैसे काम करता है, तब हम लोग को पता चलेगा स्विच कैसे काम करेगा। जब भी हम लोग पिंग लिख के एंटर मारेंगे, एक्चुअली पिंग के पीछे एक प्रोटोकॉल काम करता है। पिंग एक्चुअली एक टूल है, उसके पीछे एक प्रोटोकॉल काम करता है, दैट इज ICMP। ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो एक ICMP का डेटा जनरेट करेगा कौन, PC1। एक ICMP का डेटा जनरेट करेगा, उसमें क्या रहेगा, टाइप और कोड। कोड क्या रहेगा, 0 और टाइप 8। ये इको रिक्वेस्ट है, जब हम लोग पिंग करते हैं जिस डिवाइस से, उस डिवाइस से इको रिक्वेस्ट जाता है, और जब रिप्लाई आता है उसको कहते हैं इको रिप्लाई। तो ये ICMP डेटा, ये ICMP लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। ये ICMP लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं ये लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। देखो, ये ICMP डेटा को एनकैप्सुलेट करेगा कौन, लेयर 3 हेडर। लेयर 3 हेडर में ये ICMP डेटा एनकैप्सुलेट होगा। इसमें क्या रहेगा, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल और TTL, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो सोर्स IP में क्या रहेगा, सोर्स IP में रहेगा 10.0.0.1, डेस्टिनेशन IP में रहेगा 10.0.0. .0.0.4, ICMP का प्रोटोकॉल नंबर 1 है, और TTL डिपेंड करता है किस सिस्टम से तुम पिंग कर रहे हो उसके ऊपर। TTL मतलब टाइम टू लीव, मतलब ये पैकेट कितना हॉप क्रॉस कर पाएगा। हॉप मतलब राउटर, एक एक राउटर क्रॉस करने से ये TTL का वैल्यू डिक्रीमेंट होता है 1 से। जिस राउटर पे जाके TTL का वैल्यू 0 हो जाता है, उस राउटर पे वो पैकेट को ड्रॉप किया जाता है। ये TTL यूज होता है ताकि कोई लेयर 3 में लूप ना बने। उसके बाद आएगा लेयर 2 हेडर। लेयर 2 हेडर में क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, टाइप, ये फील्ड रहेगा। सोर्स मैक किसने भेज रहा है, PC1 ने, तो A। डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा, 0x0800। टाइप पे, टाइप फील्ड में ये वैल्यू रहेगा, क्योंकि जो पैकेट एनकैप्सुलेट हुआ है लेयर 2 में, वो लेयर 2 को किसने हैंड ओवर किया है, IP ने। डेस्टिनेशन मैक तो PC1 को पता नहीं।
एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जब भी हम लोग हर एक डिवाइस पर आईपी असाइन करते हैं एंड यूजर पे, वो एक टेबल बना लेता है। क्या टेबल? एआरपी टेबल। तो उस टेबल पे वो ये नोट करके रखता है कि 10.0.0.1 जो है उसका मैक एड्रेस है ए। ये भी एक एआरपी टेबल बनाएगा। कि 10.0.0.2 जो है उसका मैक एड्रेस है बी। ये भी एक एआरपी टेबल बनाएगा कि 10.0.0.3 जो है उसका मैक एड्रेस है सी। और ये भी एक एआरपी टेबल बनाएगा, जो 4 है उसका मैक एड्रेस है डी। ये एंट्री आरपी टेबल में तब तक रहेगा जब तक ये डिवाइस आप रहेगा। दूसरा एंट्री आरपी टेबल में 4 आवर्स 240 मिनट्स के लिए रहता है। अभी ये फ्रेम तो भेजना पड़ेगा किसको? PC4 को। इसको डेस्टिनेशन मैक पता नहीं है। सपोज हम लोग घर पे कुछ पका रहे हैं, अचानक देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ही जरूरी है वो नहीं है घर पे, तो हम लोग क्या करेंगे? दुकान से जाके उसको लाना पड़ेगा, उसके बाद ही पकेगा, तब जाके हम लोग खा पाएंगे। अभी डेस्टिनेशन मैक नहीं जानने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये पैकेट तो PC4 को ही भेजना है। तो ये क्या होगा, इधर जाके ये प्रोसेस होल्ड हो जाएगा। ये प्रोसेस होल्ड हो जाएगा। अभी डेस्टिनेशन मैक ढूंढने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? जब किसी सिस्टम को डेस्टिनेशन का मैक मालूम नहीं है, तो उस को ढूंढने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? एआरपी लेता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो अभी एआरपी क्या करेगा? एआरपी हैंडओवर लेगा कि भाई मुझे दो, मैं डेस्टिनेशन मैक जाके ढूंढ के लाता हूं। तो ये एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा PC1। उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेगा सोर्स आईपी, किसने भेज रहा है, टारगेट आईपी किसके लिए, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और ऑपकोड। सोर्स आईपी क्या है? 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2, सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन मैक पता नहीं, तो ऐसे रहेगा। और ऑपकोड रहेगा 1। जब डेस्टिनेशन का मैक ढूंढने के लिए एआरपी पैकेट जनरेट करता है तो उसको कहता है एआरपी रिक्वेस्ट, और जब आता है तब होता है एआरपी रिप्लाई। तो एआरपी रिक्वेस्ट का ऑपकोड क्या है? 1 है। एआरपी रिक्वेस्ट का ऑपकोड क्या है? 1 है। तो ये एआरपी लेयर 2 प्रोटोकॉल है। तो कैसे कहेंगे? क्योंकि ये एआरपी डेटा लेयर 2 में एनकैप्सुलेट होता है। जी। तो अभी ये लेयर 2 में एनकैप्सुलेट होगा। उसमें क्या रहेगा? डेस्टिनेशन मैक,
सोर्स मैक, टाइप। अभी कौन भेज रहा है? PC1, तो सोर्स मैक हमको पता है। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? बताओ, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? डेस सर डेस्टिनेशन उसका जो इसका जो इसका जो पहला वाला है उसका वो इसका सोर्स का जो डेस्टिनेशन का सोर्स हो जाएगा। हाँ, हम्म। सोर्स का तो मैक होगा तुम्हारा PC1 का, मेरा मतलब ए। जी। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? थोड़ा सा सर भूल गया सर। अमित बताओ। सोर्स मैक क्या होगा हम लोग जानते हैं, ए। अभी इसको तो मालूम नहीं कि इसको ये 10.0.0.2 का मैक क्या है, तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? ब्रॉडकास्ट मैक। और ये टाइप क्या होगा? 0x। जीरो 8 0 6। तो ये बन गया ARP रिक्वेस्ट। तो ये ARP रिक्वेस्ट PC1 से स्विच 1 के पास आएगा। स्विच क्या करता है? स्विच मेक्स इज फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। अभी स्विच 1 के पास जब आएगा तो स्विच 1 कहेगा ये कौन है? तो पहले ही क्या चेक करेगा? सोर्स मैक। तो जब भी स्विच के पास कोई फ्रेम आता है, फास्ट प्रोसेस, व्हेन स्विच receives a frame, it checks it source MAC address। सबसे पहले चेक करेगा क्या? सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या है? ए। उसके बाद स्विच क्या करेगा? उसके बाद स्विच अपना कैम टेबल चेक करेगा, मतलब मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा। इफ देयर इज एन entry
of that source MAC address in CAM table, switch resets the timer of that entry. ये सब हम लोग जानेंगे टाइमर क्या है. If there is no entry of that MAC address in CAM table, switch write that information on its CAM table and starts the timer. अभी ये स्विच के पास तो कोई एंट्री नहीं था, तो स्विच सोर्स मैक एड्रेस देख के अपना कैम टेबल पहले चेक करेगा और उसके बाद जब देखेगा कैम टेबल में इस मैक एड्रेस का कोई एंट्री नहीं है तो स्विच एंट्री कर लेगा. एंट्री कैसे होगा? एंट्री ऐसे होता है. शुरू में रहेगा विलान, उसके बाद मैक एड्रेस, उसके बाद इंटरफेस, उसके बाद टाइप. बाय डिफॉल्ट विलान 1 ही होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन रिप्रेजेंट करता है. मैंने पहले ही कहा है. मैक एड्रेस क्या रहेगा? मैक एड्रेस तो कुछ नहीं था, वो क्या एंट्री करेगा? ए. कौन से इंटरफेस पे ये रिसीव हुआ है? फास्ट इथरनेट 0/1 पे. और टाइप क्या है? डायनामिक. ये एंट्री स्विच करके क्या करेगा? एक टाइमर स्टार्ट करेगा. वो है 300 सेकेंड्स का एक टाइमर जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम. मतलब ये मैक एड्रेस इस टेबल पे कितना देर तक रहेगा? 300 सेकेंड्स तक. टाइमर का कोई फील्ड तुम लोग को देखने को नहीं मिलेगा मैक टेबल पे, लेकिन स्विच एक टाइमर बैकग्राउंड पे चालू कर देता है और वो है 300 सेकेंड्स का टाइमर. अगर 300 सेकेंड्स के अंदर कोई फ्रेम उस पोर्ट में रिसीव नहीं हुआ तो स्विच ये एंट्री इरेज कर देगा. स्विच ये एंट्री इरेज कर देगा. अगर रिसीव हुआ तो क्या करेगा? टाइमर को रीसेट कर देगा. मतलब फिर से 300 सेकेंड्स के लिए टाइमर को स्टार्ट कर देगा. जिस पोर्ट से फ्रेम रिसीव हुआ है उसी का एंट्री रहता है. मतलब जिस पोर्ट से फ्रेम रिसीव हुआ है, इधर F0/1 पे फ्रेम रिसीव हुआ है, उसी का एंट्री रहेगा कैम टेबल पे. और डेस्टिनेशन मैक नहीं, सोर्स मैक का एंट्री रहेगा. और टाइप क्या है? डायनामिक. टाइप क्या है? डायनामिक. मतलब स्विच ये खुद लर्न किया है, हम लोगों ने कोई हेल्प नहीं किया है. हम लोग सिर्फ पिंग करके एंटर मारा था PC1 में.
तो इसीलिए ये टाइप है डायनामिक. टाइप कुड बी स्टैटिक ऑल्सो. जब हम लोग मैनुअली कोई मैक एड्रेस मैक टेबल पे एंट्री करेंगे तब वो स्टैटिक दिखाएगा, वो हम दिखाएंगे. डोंट वरी. नाउ अभी स्विच का फंक्शन क्या है? व्हाट स्विच विल डू आफ्टर दैट? अभी स्विच को इस फ्रेम को फॉरवर्ड करना है तो स्विच फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा. स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा. अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? ऑल एफ. वी नो इट इज ए रिजर्व्ड मैक एड्रेस फॉर ब्रॉडकास्ट पर्पस. सिस्टम ये मैक एड्रेस तब यूज करता है जब किसी फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत होता है. ये स्विच को भी पता है. So switch will check destination MAC address of the received frame. अभी स्विच के पास कितने टाइप के फ्रेम रिसीव हो सकते हैं बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस? सो बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस a switch can receive यूनिकास्ट. यूनिकास्ट मतलब एक ही मैक एड्रेस रहेगा. अननोन यूनिकास्ट. यूनिकास्ट मतलब एक ही मैक एड्रेस रहेगा और जिसका एंट्री कैम टेबल पे है. अननोन मतलब एक ही डेस्टिनेशन के लिए रहेगा एक ही मैक एड्रेस लेकिन उसका एंट्री कैम टेबल पे नहीं है. ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट. These are different type of frame based on destination MAC address what a switch can receive. यूनिकास्ट मतलब एक सिंगल मैक एड्रेस, एक सिंगल एंड यूजर का मैक एड्रेस. अननोन यूनिकास्ट मतलब ए सिंगल एंड यूजर मैक एड्रेस बट देयर इज नो एंट्री ऑफ दैट मैक एड्रेस इन कैम टेबल. अभी स्विच किस केस में क्या डिसीजन लेगा? देखो, जब ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव होता है स्विच के पास तो वो फ्रेम स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा. अभी ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव हुआ है तो ये फ्रेम भी ब्रॉडकास्ट ही करेगा. ब्रॉडकास्ट मतलब जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट से उस फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा. बाय डिफॉल्ट स्विच मल्टीकास्ट फ्रेम को भी ब्रॉडकास्ट ही करता है. ये दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे जब ऐसे केस आएंगे. स्विच विल चेक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ द रिसीव फ्रेम बेस्ड ऑन destination MAC address switch forwards the frame. तो ये फ्रेम को क्या करेगा? इस एआरपी फ्रेम को, एआरपी पैकेट को स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा. मतलब ये एआरपी पैकेट बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, डी के पास भी जाएगा. लेकिन पता कैसे चलेगा? सभी ने ये फ्रेम रिसीव करेगा जब देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस
क्या है, और एफ। लेयर टू हेडर रिमूव करने के बाद टारगेट आईपी देखेगा। टारगेट आईपी क्या है, टारगेट आईपी क्या है? टेन डॉट सॉरी इधर 10.0.0.2 लिखा है मैंने, ये होगा 10.0.0.4 होगा, क्योंकि पीसी 4 के पास जा रहा है। तो टारगेट आईपी देख के बी को पता चलेगा ये आरपी रिक्वेस्ट मेरे लिए नहीं है, सी को पता चलेगा ये आरपी रिक्वेस्ट मेरे लिए नहीं है, डी को भी पता चल जाएगा ये आरपी रिक्वेस्ट मेरे लिए नहीं है। इसके साथ और एक बात पता चलेगा जो ये अपने एआरपी टेबल में ऐड करेगा। इन तीनों डिवाइस को पता चल गया है अभी कि 10.0.0.1 का मैक क्या है, ए। तो एआरपी टेबल में ये एंट्री आ जाएगा। सबके एआरपी टेबल में ये एंट्री आ जाएगा। वेरी गुड। क्लियर हो रहा है ना? जी जी सर। जी सर। लेकिन इस एआरपी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा पीसी 4। कैसे पता चला? टारगेट आईपी से। तो पीसी 4 अभी एक एआरपी रिप्लाई जनरेट करेगा। किसके लिए? किसके लिए जनरेट करेगा? पीसी 1 के लिए। तो सोर्स आईपी क्या होगा अभी? 10.0.0.4। टारगेट आईपी 1, सोर्स मैक डी, डेस्टिनेशन मैक ए, और ऑप कोड चेंज होकर क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी ये एआरपी रिप्लाई है। लेकिन इधर ये फ्रेम ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ये फ्रेम यूनिकास्ट ही होगा। तो इधर डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा? ए, सोर्स मैक डी, और टाइप तो सेम ही रहेगा। ये एआरपी रिक्वेस्ट है और रिप्लाई है, ये पता चलता है ऑप कोड से। तो ये फ्रेम अभी किसके पास आएगा? स्विच के पास। ये फ्रेम अभी किसके पास आएगा? स्विच के पास। अच्छा, तो स्विच क्या करेगा?
स्विच पहले सोर्स मैक को चेक करेगा। सोर्स मैक क्या है? डी। अपना कैम टेबल चेक करेगा। कैम टेबल में कोई एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक डी से तो ये पहला फ्रेम आ रहा है, तो इसका एंट्री कार्ड डालेगा। किस इंटरफेस से फ्रेम रिसीव हुआ था? FA0/4 से। और इसका टाइप भी क्या है? इसका टाइप भी डायनामिक है। और एंट्री करते ही एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा इस एंट्री के अगेंस्ट पे। अभी डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक किया। जी। डेस्टिनेशन मैक क्या है? ए है। उसका एंट्री तो पहले से ही है, उसका एंट्री पहले से ही है। ये ए किस पोर्ट पे है? F0/1 पे। तो स्विच ये फ्रेम F0/1 से ही फॉरवर्ड करेगा। तो हम लोग को पता चल गया कि ब्रॉडकास्ट फ्रेम जब आता है स्विच के पास तो स्विच कैसे बिहेव करेगा, मल्टीकास्ट फ्रेम के साथ कैसे बिहेव करेगा, और यूनिकास्ट के साथ कैसे बिहेव करेगा। यूनिकास्ट के साथ कैसे बिहेव करेगा? टू डेस्टिनेशन पे भेज देगा। सर और एक जो रह गया अननोन यूनिकास्ट। मैं आ रहा हूं। जी जी। लेकिन अगर कभी, तो अभी तो ये प्रोसेस हम लोग को याद रखना है स्विच कैसे काम करता है। अभी एक क्वेश्चन आता है, अगर कभी स्विच के पास ऐसा कोई फ्रेम आए जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का एंट्री मैक टेबल पे नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? उस टाइम स्विच क्या करेगा? उस टाइम भी स्विच उस फ्रेम को ब्रॉडकास्ट ही करता है। स्विच कोई अपना इंटेलिजेंसी अप्लाई नहीं करेगा कि चलो इस इंटरफेस से भेजकर देखा जाए या इस इंटरफेस से भेजकर देखा जाए। नहीं, जिस पोर्ट से फ्रेम रिसीव हुआ है उसी पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे एक्टिव पोर्ट से उस फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा। मतलब अननोन यूनिकास्ट फ्रेम भी आएगा स्विच के पास, तो स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट ही करेगा। क्लियर हुआ? जी सर। और इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये अननोन यूनिकास्ट फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करने का प्रोसेस को कहा जाता है अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। बाय डिफॉल्ट हम लोग जब कोई स्विच ऑन करते हैं तो उसके मैक टेबल को हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ एंट्रीज बाय डिफॉल्ट ही रहता है। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं।
सेकेंड। अच्छा, विंडोज 7 PC। क्या है? मैं ये नहीं समझे, मतलब ये प्रैक्टिकल किस में हो रहा है, विंडोज 7 में? हाँ, वो रियल डिवाइस पे। रियल डिवाइस, अच्छा अच्छा। ओ, तो चलो, मैक एड्रेस देखने का कमांड क्या है? शो मैक एड्रेस टेबल। इधर से इतना एंट्री जो है ये बाय डिफॉल्ट रहता ही है जहां मैंने सिलेक्ट किया है। इसमें सिर्फ लास्ट को छोड़ के ये वाला जो एंट्री है वो मल्टीकास्ट मैक के लिए है। ये सारे मैक एड्रेस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। इसका टाइप स्टैटिक ही रहेगा क्योंकि ये स्विच जब बनाया गया तब ये एंट्री किया गया था। और ये विलन ऑल मतलब किसी भी विलन से आए। और पोर्ट्स में कोई इंटरफेस नहीं दिखा रहा है, फिजिकल इंटरफेस। क्या दिखा रहा है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से कोई फ्रेम आएगा तो स्विच उस फ्रेम को किसको फॉरवर्ड करेगा? सीपीयू को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद जो डिसीजन सीपीयू लेगा वही होगा। और ये लास्ट वाला जो एंट्री है ये देखो ब्रॉडकास्ट फ्रेम का एंट्री है। ये भी स्टैटिक है, किसी भी विलेन से आए इसको भी प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू करेगा। मतलब ये फ्रेम रिसीव करने के बाद स्विच इस फ्रेम को सीपीयू को हैंडल करता है कि भाई एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम आया है, जो करना है तुम करो, जो करना है तुम करो। और ये जो एंट्री है ये डायनामिकली हुआ है। मतलब स्विच के इन पोर्ट्स पे ये सब डिवाइस कनेक्टेड है। ओके, क्लियर हुआ? ओके सर। कोई भी एंट्री को हम लोग स्टैटिकली भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये मैक एड्रेस स्विच डायनामिकली डाल किया है, तो इसको हम लोग स्टैटिकली कैसे एंट्री करेंगे? मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद VLAN 1 फास्ट इथरनेट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2। सॉरी, इधर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/2 है। तो अब अगर तुम शो मैक एड्रेस टेबल करोगे तो ये एंट्री कैसे नजर आएगा? ये एंट्री भी स्टैटिक ही नजर आएगा। क्लियर हुआ? जी जी। शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। बाय डिफॉल्ट एजिंग टाइम क्या है? 300 सेकेंड्स। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम 0 करेंगे तो एजिंग टाइम 0 हो जाएगा। और ये जो रेंज है इस रेंज से
कोई भी नंबर सिलेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं। तो अभी देखो, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम क्या दिखा रहा है, 1000। ये किसी पर्टिकुलर विलन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। शो सॉरी मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम विलन सपोज 1, और जो पहला कमांड दिया था उसको हटा देते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, ग्लोबल एजिंग टाइम अभी भी 300 दिखा रहा है। विलन 1 के लिए देखो, ये क्या किया मैंने, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम फॉर विलन 1। ये देखो विलन 1 के लिए क्या दिखा रहा है, 1000, लेकिन ग्लोबल एजिंग टाइम क्या है, 300। मतलब बाकी सारे विलन्स अगर रहता तो उसके लिए एजिंग टाइम 300 है, लेकिन विलन 1 के लिए एजिंग टाइम क्या है, 1000 है। विलन 1 के लिए एजिंग टाइम 1000 है। अभी तक जिधर तक हुआ उधर तक क्लियर हुआ? जी सर। कोई डाउट है? नो नो सर। तो प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक एज पर सिलेबस? मैक लर्निंग, मैक एजिंग, फ्रेम स्विचिंग, फ्रेम फ्लडिंग, मैक एड्रेस टेबल, ये सारे देख लिया? जी। ये जो प्रोसेस मैंने बताया, पहला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, ये है मैक लर्निंग। स्विच कभी भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को छोड़ के और किसी मैक एड्रेस के ऊपर बेस करके फॉरवर्ड नहीं करता है, ये बात याद रखना। स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के ऊपर बेस पर। जो फ्रेम रिसीव होता है उसी फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के ऊपर बेस पर स्विच फ्रेम फॉरवर्ड करता है। जी। लेकिन जब लर्न करता है तो फ्रेम का सोर्स मैक एड्रेस का एंट्री करता है। जब लर्न करता है तब फ्रेम का सोर्स मैक एड्रेस का एंट्री करता है। क्लियर हुआ? जी। और कोई डाउट?
नहीं नहीं, अभी तक हुआ नहीं। तो कल हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ये जो पार्ट है ये स्टार्ट करेंगे। जी। उसके साथ क्या करेंगे, सीडीपी एंड एलएलडीपी, सीडीपी जी। एंड एलएलडीपी।